दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्ट्रेटेजिक टॉपिक जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है इंडियन नेवी सबमरीन फ्लीट एंड स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड फ्यूचर रोड मैप। ये टॉपिक आपके डायरेक्टली जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी एंड डिफेंस सेक्शन से इंटीग्रेटेड है। एंड तो चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट I have a very gentle reminder for you that if you do not subscribe our channel till yet, go and please subscribe this channel because uh, the survivability of this channel is solely depend on the subscribers and viewership. So please make sure that you subscribe this channel and share it. Right? Let's do not waste any time. Now begin the discussion. अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज कि आखिर सबमरीन्स मैटर क्यों करती हैं। और मैं थोड़ा और बेसिक से बात करना चाहूँगा कि जिनको ये भी नहीं पता कि सबमरीन्स होती क्या है, तो उनको भी मैं ये बता दूँ कि एक्चुअली जो वाटर के नीचे यानी कि अंडर द वाटर जो ऐसी वॉरशिप जो मूव करती हैं उनको हम लोग सबमरीन्स कहते हैं। हिंदी में कहें ये तो पनडुब्बी कहते हैं, राइट। तो इनको साइलेंट किलर के नाम में जाना जाता है। एंड इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है सबमरीन्स की, तो एक बात ये है कि नेवी की स्ट्रेंथ 3 पिलर पे टिकी हुई है, राइट? इंडियन नेवी हो चाहे दुनिया की कोई भी नेवी हो, उनकी 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। पहली द सरफेस कैपेबिलिटी, द सब सरफेस कैपेबिलिटी एंड एयर कैपेबिलिटी। सरफेस के लिए आपके पास वॉरशिप होती हैं, आपके डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, ऐसी में ऐसे जो आपके पास शिप्स होते हैं वो आपकी सरफेस कैपेबिलिटी इंश्योर करते हैं। सब सरफेस के लिए आपको यानी कि अंडर द सरफेस के लिए आपको सबमरीन्स की ज़रूरत होती है। एंड एयर कैपेबिलिटी के लिए आपके पास नेवी के फाइटर जेट्स होते हैं, राइट। तो ये इन तीनों की चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सब सरफेस की कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपकी नेवी को सबमरीन्स की ज़रूरत होती है। और सबमरीन्स ही वो साइलेंट सर्विस हैं जो एनिमी को सबसे ज़्यादा थ्रेटन करके रखती हैं। वो स्टेल्थ होती हैं, सरप्राइज़ एंड डेडली स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इंडिया के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडियन ओशन रीजन में यानी कि जो इंडियन ओशन रीजन है, उसमें हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी चैलेंजेस के कारण, जैसे कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे होल्ड रख करके इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। और एक पॉलिसी को हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। तो उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को हम लोग काउंटर कर सकें और हम लोग अपने एसएलओसीज यानी कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस का प्रोटेक्शन कर सकें, राइट। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी स्ट्रेटेजिक पिलर्स होती हैं सबमरीन्स, राइट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्रेडिबल डिटरेंस क्रिएट करती हैं। इसका मतलब ये है कि एनिमी के लिए आपका एक क्रेडिबल डिटरेंस, आपकी जो मिलिट्री है उसका क्रेडिबल डिटरेंस बढ़ जाता है। अगर आपके पास सबमरीन्स की वास्ट फ्लीट है, मॉडर्न सबमरीन्स हैं आपके पास, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, और उसकी एक वास्ट फ्लीट आप होल्ड करते हैं, तो आपका जो डोमिनेंस है इन द ओशन, इवन इन द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एनिमी आप पे हमला करने से पहले हज़ार बार सोचेगा कि अगर उसने आपके लैंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर भी दिया, तब आप अपनी सबमरीन्स के द्वारा उसको एक घातक जवाब देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये आपका क्रेडिबल डिटरेंस क्रिएट करती हैं और इनको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबमरीन्स अंडर द वाटर साइलेंटली मूव करती हैं, तो इनको डिटेक्शन इनका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी एनिमी नेशन के लिए। सेकंड वन इज़ दैट ये आपकी जो कैपेबिलिटी लाती हैं, वो लाती हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब ये क्या होता है कि देखिए, एक्चुअली जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, अगर आपके ऊपर लैंड पे कोई भी न्यूक्लियर अटैक या फिर किसी तरीके का न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश की जाती है, और तो आप अपने सबमरीन्स के द्वारा एनिमी को सेकंड स्ट्राइक रिटेलिएशन कर सकते हैं, और ये उनके लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। क्योंकि आपके पास और इंडिया जैसा नेशन, क्योंकि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सीधा क्लियर स्टेट करती है कि इंडिया इंडिया कभी भी फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेगा न्यूक्लियर स्ट्राइक की। वो हमेशा हमेशा उसका जवाब देगा, रिटेलिएशन करेगा, सेकंड स्ट्राइक हमेशा करेगा न्यूक्लियर की। वो किसी भी न्यूक्लियर आर्म कंट्री के द्वारा जब अटैक होगा उसका सिर्फ जवाब देगा। तो इंडिया, जिसने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ही ये बोल के रखा है कि हम कभी भी किसी देश पे पहला न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, तो इंडिया जैसे देश के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा और भी ज़रूरी हो जाती है कि हमारे पास ऐसी सबमरीन्स हों जो उस सिनेरियो में हम लोग की सेकंड स्ट्राइक रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है। थर्ड वन इज द एसएलओसीज प्रोटेक्शन। ये एसएलओसीज क्या है? ये बेसिकली सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। एक सिंपल भाषा में आप समझिए तो ये बेसिकली आपके समुद्र की रोड्स हैं, समुद्र के नेशनल हाईवेज, राइट।
तो ये जो आपके ओशियनिक नेशनल हाईवेज हैं उनको ही सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इनके थ्रू ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड किया जाता है, एनर्जी एनर्जी ट्रेड किया जाता है। तो इसके थ्रू ये एसएलओसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी देश के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारे इंडिया की बात भी करें तो हमारा 95% तक इंडिया का ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी हमारी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ से आपको इसकी एसएलओसीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम बात करते हैं कि एक्चुअली हमारी जो करंट फ्लीट है इंडियन नेवी की, जो हमारे पास 18 सबमरीन्स हैं, राइट। तो इससे पहले भी मैं आपको एक चीज जो बताना चाहूंगा, एक्चुअली सबमरीन्स होती कितने टाइप की हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि सबमरीन्स और क्लासिफिकेशन बेसिकली मैं उनके propulsion सिस्टम के बेसिस पे 3 टाइप्स में किया जाता है। पहली सबमरीन्स होती हैं एसएसबीएन, यानी कि शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर पावर्ड, यानी कि इनका इनका जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है वो न्यूक्लियर पावर्ड होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड होते हैं। साथ ही साथ ये बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को होल्ड करती हैं, जिन्हें एसएलबीएम कहते हैं, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स कहते हैं। तो ये एसएसबीएन टाइप की सबमरीन्स होती हैं, राइट। ये बेसिकली आपके स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में काम आती है, जब आपको लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करना हो, 4000 5000 किलोमीटर की जब आपको स्ट्राइक करनी हो, तब आप इन सबमरीन्स का यूज कर सकते हैं, जो आपके पास एसएसबीएन सबमरीन्स होती हैं, न्यूक्लियर पावर्ड। साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल को कंटेन करने वाली सबमरीन्स को न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एसएसबीएन कहते हैं। दूसरी टाइप की सबमरीन होती हैं एसएसएन होती है, शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर सबमरीन्स। ये सबमरीन्स बेसिकली इनका भी प्रोपल्सन सिस्टम न्यूक्लियर रिएक्टर से ही चलता है। एंड लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ना कंटेन करके ये क्रूज मिसाइल्स को, यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को कंटेन करती हैं। ये रेंज में तो जरूर एसएसबीएन से कम हो जाती हैं, बट फायर पावर के मामले में एंड एनिमी को इस पर स्ट्राइक करने के मामले में ये एसएसबीएन की बराबरी करती है, राइट। तो एसएसएन ये आपकी सेकंड कैटेगरी है सबमरीन्स की। अब बात आ जाता है थर्ड टाइप की सबमरीन्स को। वो थर्ड टाइप की सबमरीन्स होती हैं एसएसके कहते हैं आप उनको टेक्निकल लैंग्वेज में। इनको कन्वेंशनल सबमरीन भी कह लेते हैं, इनको एसएसके भी कहते हैं, ठीक है। इनको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली इनका propulsion सिस्टम जो बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनमें डीजल पड़ता है। एंड डीजल के बाद डीजल जनरेटर्स इलेक्ट्रिकल बैटरीज को चार्ज करते हैं, उन बैटरीज से इनका प्रोपेलर मूव करता है और ये आगे मूव करती हैं। इनके पास भी इनके टॉर्पीडोज एंड इनके पास भी मिसाइल्स, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स कंटेन करती हैं। ये हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती है, राइट। तो आपको 3 ब्रॉड कैटेगरी समझ में आ गई होगी कि कोई भी नेवी, ना सिर्फ इंडियन नेवी, 3 टाइप की सबमरीन्स को होल्ड करती है, राइट। तो अब इंडियन नेवी के पास उसकी एनाटॉमी समझते हैं कि कौन सी सबमरीन्स कितने टाइप में कितने नंबर्स में अवेलेबल है, राइट। सबसे पहली बात, टोटल जो हमारी स्ट्रेंथ है सबमरीन्स की वो 18 है फॉर द टाइम बीइंग, राइट। करंट ऑपरेशनल हमारी फ्लीट 18 की है। उसमें हमारी 16 जो है वो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, यानी कि वो जो उनका प्रोपल्सन सिस्टम है वो डीजल इलेक्ट्रिक है, ठीक है। एंड और जो हमारे पास दो सबमरीन्स हैं वो हमारी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, यानी कि एसएसबीएन है। वो एसएसबीएन कौन सी हैं, कैसी हैं, डिटेल में हम लोग हर एक सबमरीन को समझेंगे। एंड बेसिकली एसएसबीएन में आपकी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत आती है, राइट। तो ये आपकी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, राइट। तो हम लोग इसका एनाटॉमी अगर करें तो 16 में हमारी सिंधु घोष क्लास की सबमरीन कही जाती हैं। सिंधु घोष क्लास ये रशियन ओरिजिन की है। शिशुमार क्लास की सबमरीन 4 नंबर यूनिट में अवेलेबल है हमारे पास। शिशुमार क्लास हमारी जर्मन ओरिजिन की है। कलवारी क्लास सबमरीन हमारी फ्रेंच ओरिजिन की है और ये 6 के अमाउंट में अवेलेबल है। साथ ही साथ अरिहंत क्लास जो मैंने बोला ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ये हमारी 2 के मामले में है। तो आप टोटल कर लीजिए ये 18 के फॉर्म में बनती है टोटल, राइट। अब बात करते हैं सिंधु घोष क्लास। सिंधु घोष क्लास मैंने आपको बताया कि सिंधु घोष क्लास के जो सबमरीन्स हैं ये कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, आपको पता है। ये किस टाइप की कैटेगरी में आती हैं, ये एसएसके की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनका जो ओरिजिन है सिंधु घोष क्लास की, ये हमारी सोवियत ओरिजिन की सबमरीन्स कही जाती हैं। ये बेसिकली सोवियत रशिया के ओरिजिन की जब हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, तो हम लोग ने रशिया या सोवियत यूनियन से परचेज करी थी ये सबमरीन्स, राइट। तो इनकी जो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि इनका ओरिजिन सोवियत यूनियन का है। इनको किलो क्लास सबमरीन भी कहते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ इनकी जो यूनिट है वो 6 है। उस समय हम लोग ने 10 ली थी, बट आज क्योंकि 4 रिटायर करनी पड़ी एंड 6 इसकी ऑपरेशनल यूनिट है। इनका अगर आप जनरल स्पेसिफिकेशन समझिए
तो डिस्प्लेसमेंट इनका 3000 टन्स का है। इनका डायमेंशन मीटर्स में है, 72.6 मीटर का है। प्रोपल्सन सिस्टम इनका डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम है। स्पीड ये 17 टू 19 नॉट्स की स्पीड से मूव कर सकती है अंडर द वाटर। रेंज इनकी 6000 नॉटिकल माइल्स की है। ऑपरेशनल डेप्थ इनकी 240 मीटर्स की है। एंड ये 52 टू 53 पर्सनल एंड 13 ऑफिसर्स को ये अपने क्रू मेंबर में होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो ये रशियन क्लास की सबमरीन है, रशियन ऑरिजिन की। इनके पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है जो कि 220 किलोमीटर की रेंज रखती है। इनके पास वेक होमिंग नाम के टॉर्पीडोज हैं, बहुत ही एफिशिएंट टॉर्पीडोज हैं। एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज भी होल्ड करती हैं। एंड ये सबमरीन जो केलो क्लास की सबमरीन है, ये बेसिकली 18 वेपन्स टोटल कंटेन करती हैं। उसमें 6 ट्यूब होते हैं हमारी टॉर्पीडोज और मिसाइल्स के लिए, राइट। इनके पास सेंसर्स यूएस इंटीग्रेटेड सेंसर्स है जो हमने खुद से डेवलप करा है इनके लिए, राइट। सीसीएस मार्क टू इंडिजिनियस रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करती हैं। साथ ही साथ इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रडार जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा डेवलप किया गया है वो इसमें लगा हुआ है, राइट। तो ये बेसिकली इनको ब्लैक होल स्टेल्थ की कोटिंग करी जाती है इनके ऊपर, ताकि इनको और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। तो ये बेसिकली आप ज़्यादा टेक्निकल में ना भी जाए तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि सिंधु घोष क्लास बेसिकली रशियन क्लास की सबमरीन्स है, राइट। और ये नंबर 6 यूनिट में अवेलेबल है। नाउ द शिशुमार क्लास, जो शिशुमार क्लास की सबमरीन्स होती हैं, शिशुमार क्लास बेसिकली इज फ्रॉम जर्मन ओरिजिन, राइट। जर्मन की जो कंपनी है ये हॉवर्ड के डिस्ट्रे वेफ्ट, राइट। ये जो इसकी कोलैबोरेशन मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के से दोनों में कोलैबोरेट करके इसको बनाया था। ये 4 यूनिट में है। आईएनएस शिशुमार, आईएनएस अंकुश, आईएनएस शल्की, आईएनएस शंकुल, ये 4 सबमरीन्स ऑपरेशनल हैं, राइट। और ये भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की कैटेगरी में ही आती हैं। आप इनका प्रोपल्सन सिस्टम, ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड है। स्पीड इनकी 22 नॉट की कैपेबिलिटी है। रेंज इनकी 8000 नॉटिकल माइल की है। ऑपरेशनल डेप्थ पे ये 260 मीटर तक जा सकती हैं। और ये भी 40 पर्सनल एंड 8 ऑफिसर्स को, क्रू मेंबर्स को होल्ड कर सकती है। तो ये आपकी शिशुमार क्लास की सबमरीन्स है, राइट। और ये जर्मन ओरिजिन की सबमरीन्स है। नाउ प्रोजेक्ट 75 कलवारी क्लास सबमरीन। कलवारी क्लास सबमरीन जो मैंने आपको बताया, जो 6 नंबर में अवेलेबल है, 6 यूनिट में अवेलेबल है। कलवारी क्लास सबमरीन्स बेसिकली फ्रेंच ओरिजिन की सबमरीन्स हैं, राइट। ये प्रोजेक्ट कलवारी 75 के द्वारा इनको इंडक्ट किया गया था। और ये प्रोजेक्ट अराउंड 2010 के पहले का ये प्रोजेक्ट है। 2005 के द्वारा 5 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई थी। एंड फिर उसके बाद इनकी कमीशनिंग की गई। इसमें जो कलवारी क्लास की सबमरीन्स आती हैं, आईएनएस कलवारी, आईएनएस खांदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, वागीर एंड आईएनएस वाक्षी। सो दीज आर द कलवारी क्लास सबमरीन्स व्हिच currently operational in the Indian Navy. So basically क्या है, इसको हम लोग ने डेवलप करा। और इससे रिसेंटली डेवलप, आपने रिसेंटली जो लास्ट इसकी समरी इंडक्ट हुई है वो जैन 2025 में आईएनएस वाक्षीर हुई है, राइट। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ था, ये लगभग 23,562 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। एंड ये जनरली ये ज़्यादा मॉडर्नाइज है एज कम्पेयर टू हमारी सिंधु घोष क्लास या फिर शिशुमार क्लास की, राइट, क्योंकि ये अभी तक कमीशन होती रही, राइट। नाउ आप बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 आई की। ये प्रोजेक्ट 75 आई क्या है? देखिए बात क्या है ना, हम लोग ने प्रोजेक्ट 75 तो एग्जीक्यूट कर दिया, जिसमें हम लोग ने 6 कलवारी क्लास की फ्रेंच ओरिजिन की सबमरीन परचेज करी। समझ में आई बात आपको? एक्चुअली जब लगातार आपकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चलती रहती है किसी भी फोर्सेस की, राइट। तो इनके आगे वाला नेक्स्ट जनरेशन जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी, उनके लिए, उनके इंडक्शन के लिए हम लोग ने प्रोजेक्ट 75 आई लॉन्च किया, लाइक प्रोजेक्ट 75 इंडिया। इसमें क्या होगा कि हम लोग आगे 6 और सबमरीन परचेज करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशंस की कैपेबिलिटी रखेंगी। ये और भी ज़्यादा एडवांस होंगी, इनके सेंसर्स, इनके रडार सिस्टम, इनकी सोनार कैपेबिलिटी, ये और भी ज़्यादा एडवांस्ड होंगी, राइट। तो बेसिकली प्रोजेक्ट 75 का ये पूरा स्टेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 43,000 करोड़ की है, लेकिन अब ये गलत हो चुका है, आप इसमें मत जाइए, क्योंकि ये 43,000 करोड़ ये 10 साल 5 साल पहले की है। ये बेसिकली अगर आप आज डील साइन करेंगे, क्योंकि अभी भी ये डील साइन नहीं हुई है, राइट। इसको डील साइन करना भी अभी लगेगा, 20 एट द एंड ऑफ द 2026 ये डील साइन होगी। और ये डील की कॉस्ट अराउंड 90,000 करोड़ तक की जाएगी, राइट। तो ये इसमें 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन आपको बिल्डअप करनी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मार्क करना है, वो है एआईपी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। अच्छा, एआईपी की भी एक कहानी है, राइट। तो एआईपी का मतलब ये है कि बेसिकली ये हुआ कि जो सबमरीन्स के डिफरेंस है, एक न्यूक्लियर पावर्ड है, जो न्यूक्लियर पावर्ड है
वो कंपैरेटिवली बहुत ही साइलेंट है, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बहुत ही आवाज़ करती हैं जब वो मूव करती हैं अंडर द वाटर। तो जब वो ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करेंगी, ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेंगी, तो उनको डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। उनकी जो स्टेल्थ है, वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी के अंदर सबमरीन की आँख, कान जो भी होता है वो होती है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी कि साउंड की नेविगेशन से ही डिटेक्शन होता है, ठीक है? तो जब डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन कन्वेंशनली ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेंगी, तो उनको डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। एंड सबमरीन्स का डिटेक्शन सबमरीन्स के लिए घातक साबित हो सकता है, राइट? तो कहने की मतलब बात ये है, तो एआईपी नाम की टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई। एआईपी में मतलब होता ये है कि ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है। आपको देखा होगा कि ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, इनको 10-15 दिन के अंदर-अंदर इनको सरफेस पे आना पड़ता है टू कंटेन द ऑक्सीजन। क्योंकि आपने डीज़ल को बर्न कर रहे हैं और डीज़ल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो डीज़ल तो बर्न होगा नहीं, राइट? तो डीज़ल को बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी और ऑक्सीजन लेने के लिए आपको सरफेस के ऊपर आना पड़ेगा और जब आप सरफेस पे आ ही गए, तो दुश्मन की सैटेलाइट्स आपको आराम से मॉनिटर कर सकती हैं, राइट? तो इस वजह से एआईपी नाम के सिस्टम को डेवलप करा गया। ये बेसिकली क्या होता है, ये डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के अंदर लगता है, फिट होता है और उनको ये कैपेबिलिटी देता है कि वो लॉन्ग टर्म विदाउट सरफेस पे आए। मान लीजिए अगर 15 डेज़ में आ रही है सबमरीन, तो एआईपी के लगने के बाद वो महीने 2 महीने के लिए भी अंडर द वाटर, यानी कि महीने 1 मंथ तक भी अंडर द वाटर रह सकती हैं। तब उनका डिटेक्शन जो होता है वो मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन जो एआईपी इक्विप्ड सबमरीन्स होती हैं, वो। तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 आई, इसमें हमारी एक-एक सबमरीन में एआईपी फिट होगा एंड एक गुड न्यूज़ भी है कि वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे डीआरडीओ ने, यानी कि जो हमारा डीआरडीओ है, उसने इंडिजिनियसली भी हमारा एआईपी सिस्टम को डेवलप करा किया है और वो हमारा जो प्रोजेक्ट 76 होगा, उसमें जो हम लोग खुद से बनाएँगे, उसमें हम लोग अपना एआईपी सिस्टम लगाएँगे, राइट? तो अभी ये बात कर ली जाती है कि आरएफपी इश्यू हो चुका है ऑलरेडी। अभी वेंडर सिलेक्शन का करंट फेज़ चल रहा है। वेंडर सिलेक्शन मतलब कि ये बेसिकली किस बेस पे बनेगी, हमारी इंडिया की कोई शिपयार्ड लिमिटेड और जो हमारी एक फॉरेन फॉरेन ओईएम होगी, उसमें कोलैबोरेशन होगा, जॉइंट वेंचर होगा और वो इंडिया के अंदर ही, मेक इन इंडिया के अंदर ये सारी सबमरीन्स को डेवलप करेंगे, राइट? तो इसमें 2 बड़े बिडर थे, जर्मनी की टीकेएमएस एंड स्पेन की नवांतिया ग्रुप। नवांतिया ग्रुप, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडर्न अभी जो करंट अपडेट ये है कि जर्मन की टीकेएमएस लगभग फाइनल हो चुका है कि जर्मनी की टीकेएमएस को ये टेंडर जा रहा है, राइट? जर्मनी की टीकेएमएस ने कोलैबोरेट किया है हमारे एमडीएल के साथ, मज़ागांव डॉकयार्ड लिमिटेड और जर्मनी की टीकेएमएस, ये दोनों मिलके ये सारी सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, राइट? लगभग स्पेन की नवांतिया ग्रुप को ये डिस्क्वालिफाइड हो चुकी हैं क्योंकि इनके पास एआईपी सिस्टम उस कैपेबिलिटी का नहीं था जो हमारी इंडियन नेवी को चाहिए। टीओटी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, एग्रीमेंट साइन हो जाएगा फॉरेन ओईएम जो हमारी जर्मनी की टीकेएमएस है, इंडिजिनियसली बिल्ड किया जाएगा। इसमें एमडीएल और इंडियन सप्लाई चेन इकोसिस्टम इसमें इंक्लूडेड होगा, राइट? तो स्टेक होल्डर आपको पता ही है ऑब्वियसली इंडियन नेवी है। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया की कंपनी वो मज़ागांव डॉकयार्ड लिमिटेड होगी एंड फॉरेन ओईएम में इसमें टीकेएमएस होगी, राइट? तो ये हमारा प्रोजेक्ट 75 आई है। नाउ हमारी जो एसएसबीएन है, हमारे पास 2 ही हैं, राइट? अरिहंत क्लास की सबमरीन्स, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरीघात। ये हमारी 2 एसएसबीएन हैं, बेसिकली जो हमारी सबमरीन फ्लीट की बैकबोन है। ये ज़रूर अपने नंबर्स के मामले में ज़रूर कम हो सकती है, लेकिन कैपेबिलिटी के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड एंड इक्विप्ड है, राइट? ये बेसिकली सबसे बड़ी कैपेबिलिटी तो आपको प्रोवाइड करती हैं, वो आप प्रोवाइड करती हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड को। अच्छा, ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब ये होता है कि आप अपने एनिमी देश के ऊपर ज़मीन से, हवा से और पानी से, यानी कि तीनों फ़ॉर्म से आप एनिमी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो वो उस कैपेबिलिटी को न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। तो सबमरीन्स आपको पानी के अंदर से यानी कि अंडर द वाटर कैपेबिलिटी देती हैं कि आप दुश्मन देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, राइट? एंड आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, मैंने आपको बताया। एंड ये एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंदर इन लोग को डेवलप किया गया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये बेसिकली इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6000 टन्स की है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल सबमरीन्स है उनकी उनकी डबल डिस्प्लेसमेंट होल्ड करती है। इनमें 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है propulsion के लिए। ये के-15 सागरिका मिसाइल्स को होल्ड करती हैं, मैंने बताया ना सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। एंड के-4 मिसाइल जो बेसिकली इंटरमीडिएट रेंज की एसएलबीएम है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है। यानी कि ये डीप एडवर्सरी टेरिटरी में जाकर के ये कोई भी न्यूक्लियर अटैक कर सकती है।
तो ये हमारी अरिहंत क्लास की सबमरीन्स है। 2 हमारी अभी 2 ऑपरेशनल है एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि 2 ऑलरेडी सी ट्रायल्स में जा चुकी हैं। इनकी जो आने वाली है अरिहंत क्लास में ही आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात ये दोनों ऑपरेशनल हैं एंड आईएनएस अरिधमान ये इसकी सी ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। फॉर्मेलिटीज़ बस कुछ बची हैं उसको कंप्लीट करके वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी इस ईयर के एंड तक एंड चौथी जो है वो आईएनएस अरिसूदन है। आईएनएस अरिसूदन भी वो 2027 के एंड तक उसको भी ऑपरेशनलाइज कर लिया जाएगा। तो यानी कि आप 4 प्रॉपर इंडिजिनियस न्यूक्लियर एसएसबीएन आप ऑपरेट कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ 2027 राइट। नाउ लीज्ड न्यूक्लियर सबमरीन्स अब बात कर लेते हैं। अच्छा ये लीज्ड वाला क्या सिस्टम है? लीज्ड में एक्चुअली आपने जब आपके पास आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी सबमरीन्स नहीं थी, तब आपने रशिया से एक डील करी थी। रशिया से आपने रशिया के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनको लीज़ पे यानी कि उनको रेंट पे लिया था। लीज़ यानी कि रेंट। तो उनको लीज़ पे लिया था और 10 ईयर की लीज़ थी। तो पहले तो आईएनएस चक्रा जिसे हम लोग ने नाम दिया था। आईएनएस चक्रा उसको 1998 में लिया गया था और इनको 1991 में रिटायर कर दिया गया था क्योंकि इसमें कुछ इश्यू आए थे। ये बेसिकली ट्रेनिंग के लिए ली गई थी। इससे कोई आपको जंग नहीं लड़नी थी, राइट? इसमें क्योंकि हम लोग आईएनएस अरिहंत पे काम कर रहे थे, तो हमारे जो क्रू मेंबर की ट्रेनिंग करनी थी, तो हम लोग ने आईएनएस चक्रा के ऊपर ट्रेनिंग कराई थी, तो इसलिए उनको 3 साल की लीज़ पे लिया गया था। फिर 2012 में आईएनएस चक्रा 2 की जो डील साइन हुई, तो 10 साल के लिए बेसिकली 12 से 22 की डील थी ये। तो आईएनएस चक्रा 2 को लीज़ पे लिया गया, रशिया के अकूला क्लास की सबमरीन्स को। अकूला क्लास की सबमरीन्स थी। 10 साल इंडियन नेवी ने इसे ऑपरेट करा, लेकिन 9वें साल में ही इसको किसमें मेंटेनेंस इश्यू आने लग गए थे, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई होने लग गई थी। तो मेंटेनेंस इश्यू की वजह से इसको 1 साल पहले ही रिटर्न कर दिया गया रशिया को, वापस चली गई रशिया। अब कॉन्ट्रैक्ट ये साइन हो रहा है कि आईन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन्ड है, ठीक है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग का डिले नहीं है। एक्चुअली रशिया में इसकी रीफिटिंग चल रही है। अकूला अकूला क्लास की ही दूसरी सबमरीन यानी कि चक्रा 3 को हम लोग लीज़ पे लेने वाले हैं और ये कमीशन हो जाएगी 2027 में और ये रशिया की अकूला क्लास की सबमरीन होगी। इसको हम लोग ने नाम देंगे आईएनएस चक्रा 3 के नाम से, राइट? तो हम लोग ट्रेनिंग ऑलरेडी मिल चुकी है हमारे क्रू को, राइट? कैपेबिलिटी भी ब्रिज हो चुकी है। अब ये बात करेंगे हमारे एसएसबीएन के एसेट्स को। चक्रा 3 हमारे एसएसबीएन की एस्कॉर्ट करेंगी आईएनएस अरिहंत को। बात ये है कि लीज़ और इंडिजीनियस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लीज़ मतलब लीज़, राइट? वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपने उसको लीज़ पे ले रखा है मॉडल पे। कैसे-कैसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहली बात ऑपरेशनल कंट्रोल उसका रेस्ट्रिक्टेड रहता है। जो रशिया से लीज़ पे ली गई है, उसमें रशिया के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है, उसमें आप ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरेट्स नहीं लगा सकते। आप उसका वॉर टाइम में लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, जो ट्रीटी के नॉर्म्स को सैटिस्फाई करे। कॉस्ट में ये लगभग $3 बिलियन के लिए आपको 10 साल के लिए दे दी जाती है। तो $3 बिलियन में तो आप एक अपनी नई सबमरीन लगा बना के तैयार कर लेंगे, राइट? तो 10 साल के लिए $3 बिलियन में ये डील होती है एंड ब्लैक बॉक्स अप्रोच यानी कि लिमिटेड एक्सेस होता है आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, राइट? वेयरएज़ जो इंडिजिनियस प्रोग्राम होते हैं लाइक प्रोजेक्ट 75 अल्फा उसमें सॉवरेन होगी, सॉवरेन राइट्स होंगे, हाई इनिशियल कैपिटल होगी एंड आपके पास आईपीआर राइट्स की ओनरशिप रहेगी। तो अपनी चीज़ तो अपनी होती है, तो बेसिकली इंडिजीनियस डेवलप करी हुई, लेकिन फिर भी इंडियन नेवी ने 10 साल के लिए आईएनएस चक्रा 3 को लीज़ पे लिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका था। अभी डिलीवरी हुई नहीं है, डिलीवरी होना बाकी है 2027 के एंड तक। आईएनएस चक्रा 3 की भी डिलीवर हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप 5 प्रॉपर एसएसबीएन ऑपरेट कर रहे होंगे। सॉरी, ये सबमरीन एसएसएन है, ये एसएसबीएन की कैटेगरी में नहीं है। तो यानी कि आप 4 एसएसबीएन की सबमरीन्स आईएनएस अरिहंत, अरिघात, अरिधमान, अरिशुदन, 4 आपके पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगी और ये एक जो अकुला क्लास की सबमरीन है, ये एसएसएन होगी, राइट? कुछ लोग बोलते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि करेंटली अभी प्रेज़ेंट टाइम में इंडिया के पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक यानी कि एसएसएन जो सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, उस कैटेगरी की कोई भी सबमरीन अभी भी इंडिया के पास नहीं है। इसीलिए हम लोग ने लीज़ पे लिया है, राइट? रशिया से। वेपन्स एंड सेंसर सूट वेपन्स एंड सेंसर सूट को आप समझिए, तो हम लोग ने अपने हेवीवेट टॉर्पीडोज़ डेवलप किए हैं अपनी आने वाली सबमरीन्स के ऊपर के लिए। तो सबमरीन्स के लिए हम लोग ने अपनी खुद की चीज़ें डेवलप करी हैं, वो है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र का मतलब ये है कि हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड सबमरीन में टॉर्पीडो जो लगते हैं, उसको हम लोग ने एडवांस गाइडेंस सिस्टम से इक्विप किया है और ये हमारे डीआरडीओ ने डेवलप करी है, राइट? पहले हम लोग टेस्ट 7176 रशियन टॉर्पीडोज़ को यूज़ करते थे, जो सिंधु घोष क्लास में यूज़ होता था पहले, राइट? हम लोग ने एंटी शिप मिसाइल्स जो हमारी यूज़ होती हैं, एसएम 39 एक्सोसैट एक्सोसैट
ये कलवारी क्लास में यूज़ होती है। 3M54E क्लब एस एंटी-शिप मिसाइल ये आपकी किलो क्लास सबमरीन्स पे यूज़ होती है, राइट? K-15 सागरिका आपकी ऑपरेशनल है, ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक वेपन है। K-4, K-5, K-6 जो सबमरीन्स है वो अंडर डेवलपमेंट है। तो ये आपकी चीज़ें आपको समझ में आ गई। साथ ही साथ आपका ब्रह्मोस एनजी, जो ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, उसकी भी इंटीग्रेशन आप अपनी सबमरीन से करने वाले हैं। तब ये आपके एनिमी को एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा, राइट? इंडिजिनियस सबमरीन इकोसिस्टम। अब इंडिजिनियस सबमरीन इकोसिस्टम का मतलब ये है कि हमारे भारत में कौन-कौन सी वो स्टेक होल्डर्स हैं जो ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो सबमरीन्स को बिल्ड कर सकते हैं, सबमरीन्स को डेवलप कर सकते हैं ऑन देयर इंडिजिनियस बेसिस। तो सबसे बड़ी हमारी जो पास हम जो कंपनी है वो है मज़ागाओं डॉकयार्ड लिमिटेड, जो मुंबई बेस्ड मज़ागाओं डॉकयार्ड लिमिटेड है। ये सबमरीन्स को बना सकती है। साथ ही साथ एल-एन-टी डिफेंस, एल-एन-टी के पास भी वो कैपेबिलिटी है जो सबमरीन्स को डेवलप कर सकती है। जो डीआरडीओ है, उसने मैंने आपको बताया अपना इंडिजिनियस एआईपी सिस्टम डेवलप करा है, हैवी हैवी वेट टॉर्पीडोज डेवलप करे हैं और एडवांस मटेरियल एंड सेंसर्स सबमरीन्स के लिए डेवलप करे हैं। साथ ही साथ जो हमारा बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसने इनके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करे हैं। जो सबमरीन में आप न्यूक्लियर रिएक्टर लगाओगे, चाहे आपकी एसएसबीएन हो, चाहे आपकी एसएसएन हो, इसके लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगेंगे वो बार्क के द्वारा डेवलप करे गए हैं, राइट? तो अब आपके पास बेसिकली क्या होता है सबमरीन्स को, हाँ, जिनको नहीं पता कि सबमरीन्स को बनाना और उनको रिक्रूट करना ये नॉर्मल वेपन्स के से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इनका टाइमलाइन क्या होता है? फर्स्ट फेज़ में तो आप इनको डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद इसका हल फैब्रिकेशन करते हैं, राइट? हल फैब्रिकेशन इन द सेंस इनके जो बेसिकली शेल बॉडी होती है, उसको आप बनाते हैं। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करते हैं, राइट? इंटीग्रेशन इसमें सेंसर्स लगते हैं, इसमें अलग-अलग इक्विपमेंट्स लगते हैं, सोनार्स, नेविगेशन सिस्टम लगते हैं, एटॉमिक लॉक्स लगती हैं, तो ये सब चीज़ें आप लगाते हैं सबमरीन में। फिर उसके हार्बर ट्रायल्स होते हैं, यानी कि जो पोर्ट हार्बर होता है, वहीं पे उसको ट्रायल किए जाते हैं इनिशियल। उसके बाद वो जाती है सी ट्रायल में। सी ट्रायल के बाद उसमें क्रू की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जाके कहीं उसको कमीशनिंग की जाती है। तो सबमरीन्स का प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, राइट? तो हम लोग ये बेसिकली अब थोड़ा-सा समझ लेते हैं टाइमलाइन, क्या चैलेंजेस हैं, कितना टाइमलाइन लगता है। तो देखिए, क्योंकि इंडिया ने अभी नई-नई कैपेबिलिटी हासिल करी है कि हम लोग एक्चुअली अपनी सबमरीन्स को बना सकते हैं, जो कि कैपेबिलिटी हम लोग ने अरिहंत और अरिघात और जितने भी हमारी एसएसबीएन है, उसके केस में दिखाई, राइट? तो उसमें हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 1 से 3 साल के बीच में डिज़ाइन और डेवलपमेंट का टाइम फेज़ जाता है, जिसमें उसका कंसेप्चुअल डिज़ाइन, डिटेल इंजीनियरिंग, हाइड्रोडायनामिक टेस्टिंग एंड स्टील कटिंग की सेरेमनी, ये सब चीज़ें होती हैं। हल असेंबली में प्रेसल फुल फैब्रिकेशन, सेक्शन जॉइनिंग जो उसकी शेल बॉडी है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आउटफिटिंग की जाती है एंड कोरोजन प्रोटेक्शन की कोटिंग जो उसके ऊपर की जाती है, जो आप देखते हैं ना, सारी सबमरीन ब्लैक कोटिंग में होती हैं, वो बेसिकली उनको कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए करी जाती है उनके लिए। सिस्टम इंटीग्रेशन, उनमें प्रोपल्शन सिस्टम, उनमें वेपन्स, सेंसर्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, पाइपिंग एंड केबलिंग और लाइफ प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाता है। हार्बर पर ट्रेन किया जाता है, फिर कमीशन की जाती है। ये पूरा 10 साल का रोड मैप हो जाता है और इंडियन नेवी की जो बेसिकली टाइमलाइन है, वो यही दिखाती है कि 10 साल का रोड मैप लगता है, एक सबमरीन को डिज़ाइन फेज़ से प्रॉपर कमीशनिंग फेज़ में आने में। आप ग्लोबली कंपेयर करें तो ये जर्मनी, फ्रांस में बेसिकली ये 5 से 6 साल का टाइमलाइन है। बट इंडिया में जो प्लानिंग की जाती है वो 6 से 7 साल की प्लानिंग की जाती है, लेकिन एक्चुअल जो ऑन द ग्राउंड डेवलपमेंट जब होती है, तो उसको 9 से 10 साल लग जाते हैं। बेसिकली टिपिकल इंडियन कल्चर। यूपीएससी पर्सपेक्टिव रीज़न फॉर डिलेज़। यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से समझिए तो इसमें जो डिलेज़ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? आप अपने पॉइंट से मत भटकिए। कॉम्प्लेक्स एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फॉरेन टेक एंड नो हाउ। क्योंकि सबमरीन बनाना कुछ है ना, कोई बाइक का इंजन नहीं बना रहे आप। आप सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी को एब्ज़ॉर्ब करना है, वो अपने आप में ही एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, राइट? साथ ही साथ आपके पास सबमरीन्स को बिल्ड अप करने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप करना अपने आप में ही एक स्पेशलाइज़ेशन है। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उनका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का जो बेसिकली टाइमलाइन है, टाइम पीरियड है, वो अपने आप में ही बहुत ही लंबा होता है। तो मल्टीपल स्टेज प्रपोज़ल, राइट? और ऊपर से हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, बाबू सिस्टम है, वो भी बैठा हुआ है, तो वो अलग से डिले कराने की कोशिश करता रहता है। सप्लाई चेन डिपेंडेंसी जो होती है, जो अभी भी हमारे सबमरीन्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे सबमरीन्स में लगते हैं, वो अभी भी इम्पोर्टेड हैं, उसका इकोसिस्टम अभी भी इंडिया में बन नहीं पाया है। इसीलिए आप देखते हैं कि 60% इंडिजिनाइज़ेशन है, 70% इंडिजिनाइज़ेशन है, अभी भी 80-90% नहीं है। हालाँकि वो हमारा टारगेट है कि अगले 10 साल में हम लोग
90 टू 95% तक पहुंच जाए, बट अभी के लिए तो 60 टू 65% तक इंडिजिनाइजेशन है, राइट। प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस क्या है हमारे? प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस ये है कि प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन में डिले हो गया है। जो हमारा मैंने आपको बताया है जो प्रोजेक्ट 75 आई था, राइट, जो नेक्स्ट जनरेशन की हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स के प्रोक्योरमेंट की डील थी, ये ऑलरेडी डिले चल रहा है, ये ऑलरेडी डिले हो चुका है। कॉस्ट, इसी वजह से इसका कॉस्ट एस्केलेशन बढ़ चुका है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिमिटेशन, क्रिटिकल डिपेंडेंसी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि आप क्रिटिकली डिपेंड हो जाते हैं अदर्स पे, और वॉर टाइम सिनेरियो में आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रह सकते अगर आपको अपनी वॉर को एफिशिएंटली लड़ना है और जीतना है, राइट। तो ये आपकी टाइम लाइन है जो आप चार्ट में देख सकते हैं। कलवरी क्लास कब डेवलप करी गई, खांदेरी को कब डेवलप करा गया, करंज, वेला, वगीर और मार्कशीट को कब डेवलप करा गया। तो ये बेसिकली ईयर टू चार्ट है जो आप देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, मैंने आपको ये ऑलरेडी मैं आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइक राइट। मैंने इस चीज़ों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्लाइड में ऐसा कुछ नया है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है? ऑपरेशनल चैलेंजेस इंडियन नेवी के पास ये हैं कि हमारी जो मैंने आपको बताया जो 18 सबमरीन की फ्लीट है अभी, इसमें जो 16 सबमरीन्स हैं, ये जो शिशुमार क्लास है, सिंधु घोष क्लास है, इनको इंडक्ट हुए ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स हो चुके हैं। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो आपकी जो एजिंग सबमरीन फ्लीट है वो ऑलरेडी एज कर रही है, राइट। उसके ऊपर आपकी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लेक्स है। साथ ही साथ आपके जो एडवर्सरी है चाइना, चाइना के पास आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 70 फ्लीट तक की सबमरीन फ्लीट है। सोचिए, कहाँ आपके पास 20 सबमरीन्स भी पूरी नहीं है और चाइना के पास 60-70 की सबमरीन फ्लीट है। एक्चुअली आप अपने एडवर्सरी को देख के भी मैनेज करेंगे, और आपको सिर्फ चाइना से नहीं लड़ना। चाइना तो पाकिस्तान को भी हंगूर क्लास की सबमरीन्स दे रहा है, तो 8 के करीब पाकिस्तान के पास है, इवन बांग्लादेश के पास भी 1-2 सबमरीन्स हैं। तो आपको तो तीनों तरफ से खतरा है, राइट? तो आप अपने सबमरीन्स की फ्लीट को बिल्कुल भी कैजुअल नहीं ले सकते। तो एजिंग सबमरीन फ्लीट है, क्रिटिकल इशू, सबमरीन टू रिक्वायरमेंट गैप, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो टेक्नोलॉजी है, बहुत तेज़ी से बदलती है और बहुत तेज़ी से ऑब्सोल्यूट होती है, राइट? तो इनमें रेगुलर अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट 5 साल पहले थी, इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट आज उससे पूरी टोटली डिफरेंट होगी, राइट? अपडेट हो चुकी होंगी। मॉडर्न वॉरफेयर जैसे-जैसे डेवलप्ड हो रहा है, वैसे-वैसे हमारी नेवी की नेवल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट भी डेवलप्ड हो रही है। ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी, जो हमारी पुरानी सबमरीन्स हैं, एजिंग सबमरीन्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है जब एजिंग सबमरीन्स होंगी, तो उनका जो अवेलेबिलिटी रेशियो है, राइट? जो उनकी अवेलेबिलिटी रेशियो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और उनका जो लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम है, रिफिटिंग प्रोग्राम है, इनमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और आपके जो रिसोर्सेज़ हैं वो डाइवर्ट होंगे। ह्यूमन रिसोर्स जो चैलेंज है बेसिकली, सबमरीन क्रू को मैनेज करना इज़ नॉट ईज़ी टास्क, बिकॉज़ सबमरीन्स क्रू को एक स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग होती है एडवांस प्लेटफ़ॉर्म पे, और आपको ऐसा हाइली टेक्निकल एंड स्किल्ड पर्सनल भी चाहिए, जो ऐसी लॉन्ग डिप्लॉयमेंट को सस्टेन कर सके। तो एक बहुत ही टफ टास्क होती है फिज़िकली एज़ वेल एज़ मेंटली, राइट? तो ये बहुत ही टफ टास्क होता है। साथ ही साथ फ्यूचर कमीशनिंग का रोड मैप, हाँ, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, फ्यूचर में आप क्या कमीशनिंग की रोड मैप को देख पा रहे हैं? तो पहली बात, अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स होगी, वो 4 बन चुकी हैं, ठीक है? तो 4 बन चुकी हैं, तो एसएसबीएन की लगभग फाइनल हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट 75 आई में जो एआईपी इक्विप्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी, जो 6 सबमरीन्स हैं, जिसको जर्मनी के साथ मिलके हम लोग बनाएँगे, तो वो हमारी सबमरीन्स होंगी। एसएसएन प्रोग्राम वाली, ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग ने रशिया से अकूला क्लास की सबमरीन तो ली, लीज़ पे। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हम लोग खुद से एसएसएन सबमरीन्स पे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है कि हम लोग 2 इनिशियली 2 एसएसएन सबमरीन्स को बिल्डअप करें, उनका कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका है। तो यानी कि 2 हम लोग एसएसएन को डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो प्रोजेक्ट 75 आई आपको समझ में आ गया। एसएसएन में जो 2 बना रहे हैं हम लोग, अभी कंस्ट्रक्शन में है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, वो आपको समझ में आ गया। एंड प्रोजेक्ट 76 क्या है, इसमें हम लोग किसी से कोलैबोरेट नहीं करेंगे, खुद से ही हम लोग कन्वेंशनल सबमरीन बनाएँगे। जो मैंने आपको बताया कि डीआरडीओ का एआईपी सिस्टम और अपने खुद से इंडिजिनियसली डेवलप करेंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारी फ्यूचर सबमरीन्स की फ्लीट है। तो आने वाले फ्यूचर रोड मैप में 10 साल के अंदर-अंदर हम लोग 24 सबमरीन्स की फ्लीट को ऑपरेट कर रहे होंगे, और एट द एंड ऑफ बेसिकली 2047 हम लोग इसको फर्दर 30 टू 35 सबमरीन्स तक ले जाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये आपकी डिटेल है।
नाउ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड जियोपॉलिटिक्स, थोड़ा इस फैक्टर को भी हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव, जो इंडियन ओशन रीजन है, राइट, इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना चाइना की जो नेवी है उसका जो प्रेजेंस है वो बढ़ रहा है, और उस प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपनी नेवी की फ्लीट को सस्टेन स्ट्रेंथन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपने पैरों को पसार रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से स्ट्रैटेजी से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग को उसका जवाब अपनी सबमरीन्स अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करके देना होगा। साथ ही साथ जो हम लोग को एसएलओसीज की प्रोटेक्शन करनी है, वो भी आप जानते ही हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। न्यूक्लियर ट्रायड के कंप्लीट करने के लिए हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है, जो बेसिकली पायरेट्स होते हैं जो शिप्स को लूट लेते हैं, शिप्स को उनको लूट लेते हैं, आपके ट्रेड को डिस्टर्ब करते हैं, तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके सर्वेलेंस के लिए एक्टिंग एज अ, और इंडियन नेवी, मैं आपको बता रहा हूँ, यूज इन योर आंसर राइटिंग, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें जरूर यूज करिएगा, इंडियन नेवी इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। आईओआर रीजन में अगर कोई भी नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो वो इंडियन नेवी है, राइट। क्योंकि इंडियन नेवी, ये मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इंडियन नेवी ने रेगुलर टू रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी कोट कर देता हूँ। लास्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि जब जो सूडान में बहुत सारे पायरेट्स रहते हैं, राइट, सूडान के पायरेट्स ने आपस में अटैक कर, तो ये बात मैंने आपसे कर ली इंडियन ओशन रीजन की। इंडियन ओशन रीजन में टोटली जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड होता है वो 75% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड इंडियन ओशन रीजन से पास करता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन रीजन की दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में है, राइट। नाउ ग्लोबल सबमरीन फोर्सेस की बात करें, राइट, तो ग्लोबल सबमरीन पावर डायनेमिक्स किस तरीके का है, तो एक्सक्लूसिव नेशंस का एक क्लब है। वो एक्सक्लूसिव नेशन का क्लब बेसिकली 6 नेशन ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ऑपरेट करते हैं। वो एक्सक्लूसिव क्लब में हमारा भारत, प्यारा भारत भी आता है। उसमें यूएसए है, रशिया है, चाइना है, यूके, फ्रांस एंड इंडिया। क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाना बच्चों का खेल नहीं है, ये कैपेबिलिटी हॉलमार्क अ ट्रू ब्लू वाटर नेवी एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस क्रिएट करती है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब ये होता है कि जो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर सकती है, ऐसी नेवी को ब्लू वाटर कहते हैं, राइट, ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। इसे इंडो पैसिफिक रीजन में एंड पैसिफिक में रैपिड अंडर वाटर प्योरिफिकेशन हो रहा है। चाइना सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपनी फ्लीट को बढ़ा रहा है और मॉडर्नाइज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया नंबर 2 पे आता है, राइट, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास नंबर्स में है बट टेक्निकली वो कुछ ज़्यादा साउंड है नहीं, जो नॉर्थ कोरिया के पास सबमरीन्स फ्लीट है, राइट। और जो इंडिया के पास सबमरीन्स है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 18 सबमरीन्स की फ्लीट है, और आगे इंडक्शन प्रोसेस चल रहा है। साउथ कोरिया 19 सबमरीन को ऑपरेट करता है, बट साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, राइट। तो अगर आप देखिए तो चार्ट में आपको क्लियर दिख जाएगा कि एशिया के पास कैसे कैसे हैं। चाइना के पास बेसिकली 60 तक सबमरीन्स हैं, और ये जो आपको ये बेसिकली कन्वेंशनल है, एसएसके है 48 के करीब, एंड 12 चाइना के पास एसएसएन और एसएसबीएन है, मतलब 6 राइट, राइट। यूएस के पास कोई भी न्यूक्लियर कन्वेंशनल सबमरीन नहीं है। यूएस जितनी भी सबमरीन ऑपरेट करता है, 67 यूएसए की सबमरीन्स हैं, वो 67 की 67 न्यूक्लियर सबमरीन है, इसलिए ही यूएस नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी मानी जाती है। रशिया के पास जो 30 नॉर्मल सबमरीन है, एसएसके हैं, और 28 के करीब न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, राइट। नॉर्थ कोरिया के पास कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। इंडिया के पास, अब मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि ये डेटा थोड़ा सा है। इंडिया के पास 16 जो कन्वेंशनल है और 2 न्यूक्लियर पावर्ड है, और 2 और आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे हमारे पास, राइट। जापान के पास कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है, साउथ कोरिया के पास नहीं है, फ्रांस के पास 9 है, 9 की 9 न्यूक्लियर पावर्ड है, यूके के पास 10 है, 10 की 10 न्यूक्लियर पावर्ड है, जर्मनी के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया, राइट। टेक्नोलॉजी एक्सपो और इसमें लीड कौन करता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता हो, जाहिर सी बात है जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ये डोमिनेट करते हैं कन्वेंशनल सबमरीन मार्केट को। इंडिया अपने ट्रांजिशन फेज में है, जो फ्रॉम बायर टू पोटेंशियल बिल्डर के फेज में है, राइट। अब यूपीएससी परस्पेक्टिव से आपको एक लाइन जो बहुत ही ज़्यादा आपको याद करनी पड़ेगी, इंडिया इज द ओनली नॉन P5 नेशन विद न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी
signifying its rising status as a net security provider in the Indian Ocean region. This technological progress enhances strategic autonomy. That means इंडिया जो P5 नेशन है, P5 का मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप में दुनिया के 5 पावरफुल कंट्रीज हैं, P5 नेशंस हैं, जिनके पास सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर परमानेंट मेंबरशिप है, यानी कि वीटो पावर, राइट? तो उसमें कौन कौन है? सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो नॉन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर होने के बावजूद भी न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट करता है, और दुनिया के पास और कोई ऐसा देश नहीं है, राइट? वैसे टू बी ऑन द जस्टिस, इंडिया को भी न्यूक्लियर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, बट इंडिया कोशिश भी कर रहा है, उसकी डिप्लोमेटिक प्रोसेस भी चल रहा है, बट देखते हैं क्या होता है, राइट? न्यूक्लियर ट्रायड इंजीनियरिंग बन चुका है, इंडिजिनियसली बिल्डअप हो चुका है, एंड रीजनल बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करने के लिए इंडिया को अपनी सबमरीन फ्लीट तेजी से बढ़ानी पड़ेगी। मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स हैं। सेल्फ रिलायंस गोल को अचीव करना, इंडिजिनियस कंटेंट को इवोल्यूट करना। पहले 20% थी, फिर कल वाली क्लास में 35 to 40% हुई। अब जो प्रोजेक्ट 75 आया है, इसमें मिनिमम 45% है, लेकिन टारगेट हमारा 60% का है, और इसके बाद हमारा 90 to 95% तक जाएगा, राइट? टेक रोड मैप, क्रिटिकल सिस्टम हम लोग ने खुद से डेवलप कर लिए हैं अपने। पॉलिसी लिंकेज DPEPP, Alliance with Defense Production and Export Promotion Policy 2020 to achieve turnover of the 1.7 lakh crores in aerospace and defense goods। हमारा टारगेट ये है कि हम लोग $25 बिलियन के एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स सर्विसेज को 2025 तक टर्नओवर जनरेट कर सकें, राइट? तो ये आपका मेजर हाइलाइट्स हैं आपके इस प्रोग्राम की। रिसेंट डेवलपमेंट, टोटल डिफेंस बजट आपका 62.21 लाख करोड़ का है, 80 to 85 बिलियन डॉलर्स के आसपास। 2025-24 का लास्ट ईयर का है ये प्रोजेक्ट 75 आई स्टेटस मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। SSN जो इंडिजिनियस है, CCS कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है कि हम लोग डिज़ाइन करेंगे और डेवलप करेंगे अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। 2 सबमरीन्स इनिशियली बिल्डअप करी जा रही हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होगी। सक्सेस अरिहंत एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारी इंडिजिनाइजेशन, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की साबित हुई है। चैलेंज ये हुआ कि हमारा जो प्रोजेक्ट 75 आई है, वो डिले हो चुका है, ठीक है? तो उस वजह से आगे जो हमारी सबमरीन्स फ्लीट होगी, उसमें प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। 2016 में एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ जिसमें हम लोग की 22,000 पेजेस का जो हमारा क्लासिफाइड डेटा था स्कॉर्पियन सबमरीन का, वो लीक हो गया था, और वो लीक भारत की तरफ से नहीं हुआ था, वो लीक फ्रेंच की कंपनी की DCNS उसकी तरफ से वो लीक हो गया था, जिस वजह से हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उस पे थ्रेट आ गया था, राइट? क्योंकि एक्चुअली बना के तो उसी ने दिया है, तो अगर उससे लीक हो गया तो वो हमारी सबमरीन्स की कोर डिटेल्स हैं, राइट? और वो अगर एनिमी के हाथ में लग गई, तो एनिमी के हाथ में लगने का मतलब ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी है सबमरीन्स की, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिस, टेक एब्जॉर्प्शन, इफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बाय MDL एंड नेवल ग्रुप इनेबलिंग इंडिजिनियस बिल्ड और लेटर सबमरीन्स। तो ये आपको 4 चीज़ें समझ में आई। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ठीक है? प्रोजेक्ट 75 की हाइलाइट क्या है, चैलेंजेस क्या है, एथिकल डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है? इंटीग्रिटी डिफेंस में जो करप्शन है उसको प्रिवेंट करना, और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे क्रिएट हो सकती है, राइट? हमारा एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ही है, ठीक? वे फॉरवर्ड एंड रिकमेंडेशन, हम लोग की वे फॉरवर्ड, हमारी रिकमेंडेशन क्या हो सकती है, सोल्यूशन क्या हो सकती है? प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करना, इंडिजिनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और भी ज़्यादा फोकस करना। साथ ही साथ जैसे हम लोग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है जर्मनी के साथ, वैसे ही हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी लाइक जापान को ले लीजिए, जापान के साथ हम लोग कर सकते हैं। बजट एंड अप्रूवल्स, एंश्योर डेडिकेशन नॉन लैप्स फंड्स फॉर सबमरीन प्रोग्राम एंड फास्ट ट्रैक DAC अप्रूवल्स। अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ बिल्डिंग डिफेंस इकोसिस्टम इन इंडिया। आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे, प्राइवेट इकोसिस्टम MSME को इंटीग्रेट करेंगे, और अपनी एसेसन कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, राइट? तो ये मैं आपका रोड मैप है, आपको रोड मैप समझ लीजिए। अभी हम लोग इमीडिएट फेज में है, राइट? 2025 to 30 प्रोजेक्ट 75 का कंप्लीट ऑलरेडी 25 में हो ही चुका है। अब ये प्रोजेक्ट 75 आई, इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग 35 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्सपेंशन फेज, हम लोग अपनी जो 10 साल के अंदर अंदर 2035 तक हमारी खुद की न्यूक्लियर SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन आ जाएगी, और हम लोग 100% इंडिजिनाइजेशन अचीव कर लेंगे हमारे 2047 तक, ठीक है? तो ये हमारा विजन है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीएस पेपर 3 2020 में आया था। डिस्कस इंडियाज एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू सबमरीन कंस्ट्रक्शन।
तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस लेक्चर में ऐसी कोई चीज़ छोड़ी है, जिस वजह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाएँ, ठीक है? मैंने आपको बताया कि इंडिया का एक-एक एफर्ट बताया, कैसे हमारी जो गोल है, ठीक है? वो हमारे डिफेंस इंडिजिनाइज़ेशन को बढ़ा रहा है। पहले 20% था सिंधु, जब हम लोग ने सिंधु घोष क्लास को लिया, शिशुकुमार क्लास को उसमें 30 टू 35% किया। कलवारी क्लास में हम लोग ने उसको 45% तक बढ़ाया और आने वाला जो हमारा प्रोजेक्ट 75 आई है, उसमें उसको हम लोग 60% तक बढ़ा रहे हैं एंड उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट 76 होगा, उसमें हम लोग उसको 95% ले जाएँगे और एट द एंड ऑफ द डे 2047 तक अ, हम लोग 100% इंडियनाइज़ेशन अचीव कर लेंगे एंड एंड ऑफ द स्टोरी। राइट? तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी ऐसा मैंने छोड़ा है कि आप इस क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। मैंने आपको पूरा कंटेंट दिया है, पूरा तरीके से अप्रोच क्लियर कर दिया है। आप स्पेसिफिक रेफरेंस दें, किस तरीके से मज़ागाओं डॉकयार्ड लिमिटेड एंड जो भी नए हमारी सबमरीन फ्लीट है, उनका कोलैबोरेशन हुआ। जो हमारी खुद की कंपनीज़ हैं, मज़ागाओं डॉकयार्ड लिमिटेड और जर्मनी की टीकेएमएस, वो कोलैबोरेट कर रही हैं। तो इस सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है अपने 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जीएस पेपर 3 मेंस का क्वेश्चन आया था 2020 में, राइट? 2018 में 2018 सेकंड वन क्वेश्चन इज जीएस पेपर 3 2018 में आया हुआ। एग्जामिन द चैलेंजेस इंडिया सबमरीन एक्विजिशन एंड द सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द कैपेबिलिटी गैप। आप चैलेंजेस को एग्जामिन करिए कि हमारे सबमरीन एक्विजिशन में क्या है। तो याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, राइट? जो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की हर्डल्स हैं, जो हमारा इंडिजिनियस डिले हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, तो ये सब चीज़ को आप अपने इस आंसर्स में यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो पार्टिसिपेशन है, साथ ही साथ हमारा एक क्रेडिबल डिटरेंस है, जो हम लोग को कंक्लूड करना है। तो आप इसमें इंट्रो, बॉडी, मेजर, कंक्लूजन इन सब को ध्यान में रख के अपने आंसर को राइट करेंगे और ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड। मुझे लगता है कि मैंने आपको इसमें 500 वर्ड दे दिया होगा कंटेंट, राइट? अब इट्स योर होमवर्क, इट्स योर वर्क टू प्रैक्टिस ऑन इट। प्रीलिम्स फोकस एरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबमरीन्स आर इक्विप्ड विद द एआईपी? इसमें से मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉज करिए वीडियो को और इस चीज का आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर इक्विप्ड विद द एआईपी सिस्टम? आईएनएस कलवारी या फिर प्रोजेक्ट 75? तो जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट 75 की सबमरीन है। न्यूक्लियर ट्रायड आईएनएस अरिहंत लेके आई हमारे भारत में। टेक पार्टनर कौन था? थोड़ा बहुत जो हम लोग का कोलैबोरेशन था वो फ्रेंच नेवल ग्रुप से था। इमर्जिंग यूपीएससी शिफ्टिंग फोकस, अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं फोकस इंडिजिनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे, जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन इन इंडियन ओशन रीजन पे एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म्स आ सकते हैं वो आपको सजेस्ट करना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स योर वर्क गाइस, राइट? यूपीएससी रिलेवेंस एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव, जीएस पेपर 3 की थीम्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी है। स्किल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी। इसको मॉडर्न डिफेंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस किया गया था इस पे, राइट? की फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैंने आपको बताया था कि टोटल रिक्वायरमेंट अभी आज हमको 30 सबमरीन्स की फ्लीट तक की है, राइट? हम लोग का टारगेट है 30 सबमरीन्स को ऑपरेट करना और ऑपरेशनल फ्लीट अभी हमारी समझे 18 है, ये 16-17 नहीं 18 है। और हमारे पास आगे 2 हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम हमारे पास 3 स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, हाँ, ये आपको ज़रूर डेवलप करना है। एक तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट 75 आई है, फिर प्रोजेक्ट 76 है एंड प्रोजेक्ट 75 अल्फा। अल्फा में मतलब ये है कि हम लोग उसमें अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डेवलप करेंगे। तो आई थिंक ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड स्ट्रैटेजिक गाइड प्रीलिम्स में फोकस। प्रीलिम्स में देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी मैंने आपको बताया वो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर उसको ध्यान से सुनिएगा और मेमोराइज़ करिएगा और जो भी नॉर्मली भी जो भी नॉन यूपीएससी लोग एस्पिरेंट्स भी हैं, वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं टू पर एस्पायर देयर बूस्ट ऑफ द नॉलेज। आपको अपनी नेवल फोर्सेस के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, राइट? रेफरेंसेस एंड फर्दर रीडिंग, आप अपने गवर्नमेंट सोर्स से जो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, जहाँ से मैंने सोर्स लिया है और जहाँ से आपको भी फर्दर अगर पढ़ना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट्स एंड स्टैंडर्ड कमेटी की रिपोर्ट जो भी आती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपने आंसर्स राइटिंग में रोबस्ट तरीके से उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिलीजेस होती हैं, उससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डीआरडीओ की रिलीजेस और डीआरडीओ की जो बेसिकली साइट्स हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। कुछ रेप्यूटेड पब्लिकेशंस हैं, जेन फाइटिंग शिप्स एंड सिपरी की रिपोर्ट्स, मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस, ये ग्लोबल डिफेंस डेटाबेसेस हैं। थिंक टैंक मनोहर पारिकर, ओआरएफ एंड नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, इनके थिंक टैंक्स के एनालिसिस आप
अपने आंसर आईडी में कोट कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स, नेवल न्यूज़ एंड लाइफिस्ट डिफेंस, इसके ये स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स हैं जिनके आप रिलेवेंट डेटा को कंटेन कर सकते हैं, और ये आप इस अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। So I think we are moving from the buyer to a giant builder of submarines, and it is a decisive shift in our history. So I think मुझे यहाँ पे अपने आप को कंक्लूड करना चाहिए, एंड फर्दर ये हमारा गोल है कि हम लोग अपने आप को एक नेवल पावर, ग्लोबल मैरीटाइम नेवल पावर बना के रहेंगे, और उसके लिए सबमरीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है। देन मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा सेशन हो गया। आई आई तो उम्मीद है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको समझ में आया होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी मदद मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो और मेरे थोड़े से एफर्ट्स पसंद आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे स्ट्रेटेजिक टॉपिक पर और वीडियोस आप तक मैं पहुंचा सकूं। देन कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।